दोस्तों नमस्कार। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली और उसके बाद छठ, और बिहार के लिए छठ के बाद तुरंत विधानसभा का चुनाव। आज दीपावली है, जलने तो दिए चाहिए थे, लेकिन जिक्र आज बिहार चुनाव का है तो दिए नहीं जले बल्कि धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जिसने राजनीतिक तौर पर बीजेपी की पूरी बिसात को उलट पुलट दिया, जिसने कांग्रेस की उस थ्योरी से भी उलट एक ऐसी चाल को सामने रख दिया जिसमें कांग्रेस को अगर यह लगता रहा कि आने वाले दिनों में उसका अपना वोट बैंक वापस लौट आएगा, यानी रिवर्स थ्योरी चलेगी, तो वह भी कम से कम आज के दिन तेजस्वी यादव ने नहीं चलने दी। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि जो धमाका 143 सीटों के जरिए किया गया, वो पूरे तरीके से 2020 के चुनाव के परिणाम और परिणामों के बाद उम्मीदवारों को लेकर मशक्कत कमोवेश उस पुरानी लकीर पर चलते हुए चंद नए चेहरों के आश्रय, नई रणनीति के आश्रय, जिस 143 सीटों के उम्मीदवारों की सूची आज आरजेडी ने जारी की, उसके मैसेज तीन ही हैं। पहला बड़ा मैसेज तो यही है, आरजेडी इस हकीकत को जान रही है कि लोगों के बीच यानी बिहार के भीतर आक्रोश है, और उस आक्रोश में सबसे आगे कोई खड़ा है तो बिहार में वह परिवार खड़े हैं जिनके बच्चे बेरोजगार हैं। वह परिवार खड़े हैं जिनके परिवार के लोग प्रवासी मजदूर होकर बाहर चले गए, और अब दीपावली और छठ के लिए जब वो वापस लौट रहे हैं तो जो आलम और जो हालत रेलगाड़ियों की है, उसने दरअसल याद दिला दिया जिस वक्त कोविड हुआ था और किन परिस्थितियों में बिहार का मजदूर वापस लौट रहा था। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसका खौफ दिल्ली तक में है। इसीलिए रेलवे मंत्रालय हो और खुद रेल मंत्री हो, यह कहने से नहीं चूके कोई भी गलत वीडियो ना डाले, यानी वीडियो मत डालिए। यह चेतावनी है और शायद यह डर है, क्योंकि बिहार की परिस्थितियों में तीन बड़े वोट बैंक मायने रखते हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक जो नीतीश कुमार को सहेजता है वो महिलाओं का है। पहली बार वह छितरा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार नहीं आएंगे, बीजेपी आएगी। जन स्वराज ने कुछ ऐसा ही माहौल समानांतर में खड़ा कर दिया। लाभ किसे मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा जो पिछली बार नहीं मिला, या फिर यह कहें कि जनता दल यूनाइटेड का वोट छिटक कर सीधे तौर पर बीजेपी या जन स्वराज के पास चला जाएगा? शायद यह हकीकत है नहीं, क्योंकि गुस्सा है, महिलाओं के भीतर भी गुस्सा है। दूसरा बड़ा वोट बैंक युवाओं का है। युवाओं के वोट बैंक रोजगार की तलाश में और गांधी मैदान से लेकर तमाम जगहों पर विरोध करने के बावजूद बिहार की पुलिस जिस तरीके से लाठियां भांजती रही और बीपीएससी तक कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि पेपर लीक होता क्या है, और बात खुलते खुलते यहां तक आई कि दरअसल पेपर लीक एक बिजनेस मॉडल है जिसकी जमीन पॉलिटिकल मॉडल पे खड़ी हुई है। यह दूसरा बड़ा वोट बैंक है। और तीसरा बड़ा वोट बैंक बिहार के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय का है, जो एकजुटता के साथ अगर खड़ा हो गया तो इस 30 वोट बैंक के भीतर अगर आप झांकिएगा तो एक गुस्सा और आक्रोश मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर है। सवाल सबसे बड़ा यही था, क्या वाकई कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और वीआईपी चारों एक साथ अगर सहमति के साथ मैदान में होंगी तो क्या वाकई वह नीतीश कुमार का विकल्प होगा या फिर बीजेपी का विकल्प होगा? वो एनडीए का विकल्प हो नहीं सकता है, क्योंकि एनडीए के साथ और एनडीए के विरोध में नीतीश कई मौके पर रहे, और लगातार नीतीश यानी जनता दल यूनाइटेड के नेता बीजेपी के फिलॉसफी से, बीजेपी की विचारधारा से खुद को अलग करते रहे हैं। शायद इसीलिए आरजेडी के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई का चुनाव है। खुद तेजस्वी यादव के लिए यह चुनाव उनके अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाला है।
और उसके आगे की परिस्थिति यह है कि अगर यह चुनाव आरजेडी हार गई या सत्ता में नहीं आ पाई तो 2030 तक आरजेडी किस वोट बैंक, किस संगठन और किस राजनीतिक समुदायों को आपस में रखकर अपने वोट बैंक को बरकरार रखेगी, शायद यह बहुत दूर का सपना होगा। यानी आरजेडी के सामने करो या मरो की स्थिति आकर खड़ी है। यह स्थिति कांग्रेस के सामने नहीं है, यह स्थिति बीजेपी के सामने नहीं है। हां, नीतीश कुमार के सामने कुछ हद तक तो जरूर है। 143 सीटों पर जहां पर आरजेडी ने ऐलान किया, रणनीतिक तौर पर यह ऐलान हुआ, उसकी एक मिसाल आप इससे भी समझ सकते हैं कि जहां पर जिस कैंडिडेट को पिछली बार जीत मिली, इस बार हार मिल सकती है। जिस कैंडिडेट को पिछली बार हार मिली लेकिन इस बार जीत मिल सकती है, इन दोनों के बीच लगातार मशक्कत की गई और इसका असर यह है कि जिन 36 सीटों पर पहले चरण में आरजेडी जनता दल यूनाइटेड से टकराएगी, वहां पर 8 उम्मीदवार बिल्कुल नए तरीके से जनता दल यूनाइटेड के सामने होंगे। जिन 23 सीटों पर पहले चरण में आरजेडी के सामने बीजेपी होगी, वहां पर 7 सीटों पर आरजेडी बिल्कुल नए तेवर के साथ बीजेपी के सामने खड़ी मिलेगी। और चूंकि एंटी इनकम्बेंसी कोई चीज होती है, यानी सत्ता विरोधी कोई सोच तो होती होगी, और चूंकि 2 दशकों से नीतीश कुमार की राजनीतिक सत्ता है, 1 दशक से ज्यादा डबल इंजन या कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जो बिहार में बार बार आते हैं और ऐलान दर ऐलान करते चले जाते हैं, जिसका एवरेज हमने इससे पहले आपको बताया था, हर बरस 1 लाख करोड़ से ज्यादा अगर केंद्र सरकार बीजेपी को दे रही है तो बिहार को दे रही है, तो फिर बिहार की यह दुर्गति तो नहीं होनी चाहिए। ऐलान जिस तर्ज पर बिहार को लेकर दिल्ली ने किया और बीजेपी ने उसका खुलकर ढिंडोरा पीटा, नीतीश कुमार को जहां चुप्पी साधनी थी साधी, जहां पर बीजेपी के साथ खड़ा होना था वहां साथ खड़े हुए, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ देखना था हाथ देख लिया। लेकिन यह चुनाव क्यों आरजेडी को लगने लगा यह चुनाव उसे अपने बूते ही लड़ना होगा। पिछली बार 144 सीटों पर उसके उम्मीदवार थे, 75 सीटों पर जीत मिली थी और जो अंदरूनी आकलन आरजेडी का है उसके मुताबिक यह 75 का आंकड़ा 143 सीटों पर इस बार लड़ रहे हैं, यानी 1 सीट कम किए हैं, तो यह 75 का आंकड़ा 95 तक पहुंच सकता है और 95 तक अगर पहुंचेगा तो मैसेज बहुत साफ है, सरकार एनडीए की बन ही नहीं सकती है। हर किसी को बीजेपी माइनस हर किसी को तेजस्वी यादव के साथ खड़े होना होगा। यह एक रणनीति है। इस रणनीति के दायरे में यह भी समझिए कि जैसे नरपतगंज अररिया में आता है, यहां पर जो पूर्व एमएलए थे अनिल यादव, उनका टिकट काट दिया गया, उनके भाई जो जिला अध्यक्ष मनीष यादव हैं उनको टिकट दे दिया गया। अब अनिल यादव निर्दलीय खड़े हो गए। इसी तरीके से जब आप जोकीहाट में आइएगा तो तस्लीमुद्दीन के जो छोटे बेटे शहनवाज आलम हैं उनको टिकट दिया गया, क्योंकि उनके बड़े बेटे सरफराज जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरीके से रानीगंज में भी प्रयोग किया गया। महुआ में जहां पर तेज प्रताप यानी तेजस्वी के बड़े भाई लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे जो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट को भी नहीं बख्शा गया और महुआ में बकायदा मुकेश रोशन को टिकट दे दिया गया। सामाजिक संतुलन बनाया गया है। 143 सीटों में से 24 महिलाओं को चुना गया है। दलित भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक समुदाय भी है। यानी एक ऐसी व्यवस्था इस दौर में की गई है जिसका बेस 2020 के चुनाव के आश्रय चलता है। और अगर 2020 में आप चले जाइएगा तो उस वक्त एकमात्र चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़ रहे थे, बाकी कमोवेश यही स्थिति थी। हां, वीआईपी उस वक्त जरूर बीजेपी के साथ खड़ी थी, इस वक्त वीआईपी नहीं खड़ी है, यानी उसका लाभ भी कहीं ना कहीं वोट ट्रांसफर हो पाते हैं तो आरजेडी को मिलेगा। आरजेडी का आकलन बहुत साफ तौर पर इन 143 सीटों के इर्द गिर्द जिस लिहाज से चल रहा है उसके भी 3 मैसेज हैं। पहला मैसेज यह है
कि जन स्वराज और बीजेपी के तालमेल के बीच कैसे खड़ा हुआ जाए। दूसरा मैसेज यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी और वहां पर जो उसके उम्मीदवार, जो ये प्रचार प्रसार के जरिए मैसेज है कि वो बीजेपी के ही साथ हैं और अगर नीतीश कुमार निपट गए तो वो बीजेपी में ही चले जाएंगे, वहां पर वोट ट्रांसफर कैसे, जनता दल यूनाइटेड का वोट ट्रांसफर बीजेपी में ना होकर कैसे आरजेडी में हो। क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी और जेडीयू 36 सीटों पर पहले चरण में ही टकरा रही है और उसी से मैसेज सामने आ जाएगा दूसरे चरण में क्या होना है। तीसरा संदेश बड़ा जबरदस्त है। इसके दायरे में एमवाय समीकरण के साथ साथ दलितों को जोड़ने की कोशिश है और जिन सीटों पर दलितों का प्रभाव है उन सीटों पर दलित उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है। इसीलिए कुटुंबा से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया। मैसेज बहुत साफ कन्वे किया गया है और अब इसका असर क्या हो सकता है इसकी कल्पना सिर्फ इस रूप में कीजिए कि बीजेपी के लिए यही मुद्दा है कि आरजेडी या महागठबंधन यह दरअसल सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इसको कोई काम नहीं करना, यह परिवार की लड़ाई है। यानी सत्ताधारी पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो वो महिलाओं के साथ खड़े हो, युवाओं के साथ खड़े हो, प्रवासी मजदूरों के साथ खड़े हो। और प्रवासी मजदूर जो बिहार लौट रहे हैं, सरकार कहती है कि उनके लौटने की तादाद लगभग 80 लाख होती है जो कि दिवाली और छठ के लिए लौटते हैं। ये 80 लाख ठीक वैसे वोटर हैं जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर बनाते वक्त तकरीबन 80 लाख वोट कट किए हैं। जो नए जुड़े हैं वो 18 बरस के हैं, 18-19 बरस के जो 14 लाख नए वोटर जुड़े हैं और उसमें और बाकी उम्र दराज जो पहली बार वोटर है, कुल मिलाइएगा तो लगभग 21 लाख वोटर हैं। यह दरअसल उस समीकरण पर हमला है सीधे तौर पर। अगर वह रुक गए और जो चिंता अब दिल्ली तक में रेंग रही है कि अच्छा मजदूरों तक को राहत रियायत इस दौर में हम रेलवे से नहीं दे पाए, 1000 से ज्यादा रेल चल जाएगी इसका ऐलान किया गया, लेकिन जो हालत है वो सूरत से आ रहे हैं, वो चेन्नई से आ रहे हैं, वो हैदराबाद से आ रहे हैं, वो दिल्ली से जा रहे हैं, वो मुंबई से लौट रहे हैं, वो पंजाब से लौट रहे हैं, वो चंडीगढ़ से लौट रहे हैं, अमृतसर से लौट रहे हैं। यानी एक ऐसी परिस्थितियों को समेटे हुए ये तमाम मजदूर हैं जो कि अलग अलग राज्यों में बीजेपी की राजनीतिक सत्ता का मतलब क्या होता है इसको जान चुके हैं और आरजेडी इसी लिहाज से अपनी पूरी रणनीति को बना रही है। लेकिन हमने कहा ना, बीजेपी के लिए यही मुद्दा हो गया। अच्छा आरजेडी 143 सीट, अच्छा महागठबंधन में आपसी सहमति नहीं। ये सवाल कैसे उठ रहे हैं हम 3 लोग को एक साथ सुना देते हैं, आप समझ जाइएगा। शहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दूसरा नाम रूडी साहब और तीसरा नाम बीजेपी के ही नेता हैं। जरा तीनों को एक साथ सुनिए, अच्छा लगेगा। देखिए, आरजेडी जान रही है कि इस चुनाव में वो बुरी तरह हारेगी, इसलिए वो अपनी पार्टी बचाने के लिए ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन पूरी तरह फेल हो गया है, महागठबंधन में महाफूट है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर सोचती नहीं है, उसके संस्कार में भ्रष्टाचार है, घोटाला है, अपराधियों को संरक्षण देने का है और जहां स्वार्थ की राजनीति होगी वहां विकास पीछे छूटता है, बिहार का भविष्य पीछे छूटता है। महागठबंधन पॉलिटिकल पार्टियों का गठबंधन नहीं है। राष्ट्र के स्तर पर कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है, वो है। राज्य के स्तर पर लालू की पार्टी है, वो भी एक परिवार की पार्टी है। और आप जेएमएम की भी बात कर रहे हैं, वो भी एक परिवार की पार्टी है। तो परिवार की पार्टियों में कभी आपसी समझौता नहीं होता है, वहां वर्चस्व की लड़ाई होती है। शहनवाज हुसैन, रूडी और नित्यानंद राय जो कैबिनेट मिनिस्टर मोदी सरकार के साथ हैं बिहार के, वही सब मैनेज कर रहे थे कि किसी भी तरीके से एनडीए के भीतर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चिराग पासवान को मनाया, नित्यानंद राय ने कुशवाहा यानी उपेंद्र कुशवाहा को मनाया और अब इनके लिए मुद्दा महागठबंधन है। आरजेडी की 143 सीटों का ऐलान है और उसकी वजह बहुत साफ है। जो झगड़ा एनडीए के भीतर चल रहा था उसमें
निशाने पर कोई दूसरा शख्स नहीं था, नीतीश कुमार ही थे, जनता दल यूनाइटेड ही था। चिराग पासवान को लगता था वो उभरते हुए सितारे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर अपनी लकीर खींची। जो भी गृह मंत्री अमित शाह कहेंगे वो उसको दोहराते रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तो डर से गए, डील कर ही ली, मान ही गए, चलिए जो मिल जाए सो मिल जाए। लेकिन इस दिवाली धमाके ने जो आरजेडी के जरिए 143 सीटों को लेकर जो उम्मीदवारों की पूरी फेस्ट सामने आई है, उसने इसलिए हैरान फैरान कर दिया कि सबको लगने लगा कि अगर अब निशाने पर महागठबंधन तेजस्वी यादव और 143 सीटें होंगी तो फिर निशाने पर तो नीतीश कुमार भी आ जाएंगे, उनकी गद्दी जा रही है यह भी आ जाएगी। और ये जोर शोर से जिस दौर में बिहार में अराजक स्थितियां पिछले दिनों हो रही थी, उस वक्त भी चिराग पासवान तो घूम घूम कर कह रहे थे कि स्थितियां ठीक होनी चाहिए, कहीं पे मर्डर, कहीं पे रेप, ये तमाम बातें होती चली गई। लेकिन राजनीतिक तौर पर इससे पहले जिस लकीर को चिराग पासवान ने पकड़ा था, 143 सीटों का धमाका राजनीतिक तौर पर क्या होता है, एक झटके में। कल तक चिराग पासवान ये कह रहे थे कि देखिए विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसी बात का जिक्र अमित शाह ने भी किया, यानी देश के गृह मंत्री ने किया। यानी बीजेपी और एनडीए की पूरी बिसात जो बिहार में बिछा रहे हैं उन्होंने किया था। लेकिन आज चिराग पासवान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये विधायक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही चुनेंगे। 24 घंटे के भीतर यह परिवर्तन बड़ा मैसेज है। हमें लगता है 143 उम्मीदवारों की आरजेडी की सूची और उसके तुरंत बाद चिराग पासवान का यह कमेंट मायने रखता है। सही समय पर सही बातों की चर्चा हो तो उसके मायने होते हैं। आज की तारीख में जब हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं तो कतई इसके कोई मायने नहीं है जब इस बात को गठबंधन के तमाम सहयोगियों के द्वारा पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये मैं मानता हूं कि चुनाव के बाद जो विधायक जीत कर आएंगे वो एक बार फिर मुख्यमंत्री जी को ही अपने मुख्यमंत्री के तौर पर चुनने का कार्य करेंगे। सिर्फ चिराग ही क्यों, जनता दल यूनाइटेड के वो नेता जो बीजेपी के करीब नहीं जा पाए, जिन्हें बीजेपी की सत्ता की मलाई नहीं मिली, ऐसे लोगों की तादाद भी तो नीतीश कुमार के साथ बरसों बरस से संघर्ष करती रही है। और चूंकि विकल्प के तौर पर बिहार के भीतर गुस्सा ही सबसे बड़ा विकल्प हो गया है और गुस्से के निशाने पर मौजूदा राजनीतिक आपसी गठबंधन जो दिल्ली और पटना के बीच है, यानी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच है, उस गुस्से का परिवर्तन से क्या वाकई कुछ लेना देना है या नहीं है? जनता दल यूनाइटेड के भीतर वो नेता जैसे उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन प्रसाद, अब इनके जहन में एक सवाल है, बिहार में छत्रपों की राजनीति या तो नीतीश के पास या लालू के पास, नई परिस्थिति में लालू नहीं तेजस्वी यादव के पास। और 143 की सूची ये बहुत साफ तौर पर बता रही है कि जिस रास्ते राहुल गांधी कांग्रेस को ले जा रहे थे या कांग्रेस जिस रास्ते बिहार में चल रही थी, एक झटके में उस पर कांग्रेस ने खामोशी क्यों बरत ली? वो खामोशी आप कह सकते हैं वोट चोरी को लेकर हो, वो खामोशी आप कह सकते हैं जिस लिहाज से राहुल गांधी और तेजस्वी एक साथ घूम रहे थे और बड़ा जबरदस्त माहौल था, उसमें एक झटके में खामोशी क्यों बरत ली गई? दरअसल आरजेडी को यह लगने लगा कि अगर राजनीतिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ यह मैसेज अगर नहीं गया, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, राजनीतिक दल आरजेडी है और सत्ता इन्हीं की आएगी, क्योंकि जो दांव आरजेडी या कहें तेजस्वी यादव ने बिहार के भीतर खेला है, वो महिलाओं को पैसा देने का मामला हो या फिर
सीधे तौर पर हर घर को सरकारी नौकरी देने का ऐलान हो, असंभव सी चीज है, लेकिन इस देश में हर असंभव नारे ही तो लगाए गए। और वोटर करे तो क्या करे, मौजूदा वक्त की परिस्थितियों से समझौता कर ले और फिर अगले 5 वर्ष तक उसी रास्ते चले, या एक नया सपना इस उम्मीद में देखे कुछ तो परिवर्तन होगा। दरअसल ये वो ट्विस्ट है पूरे प्रोसेस में जिसको आरजेडी ने अपने तरीके से पकड़ा, और उसका मानना है कि यह मैसेज जाना चाहिए। यह मैसेज इसलिए नहीं गया क्योंकि महागठबंधन के भीतर बाकी राजनीतिक दलों ने ऐलान नहीं किया कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। अब इसके उलट की परिस्थितियों को आपने देखा, बीजेपी मान रही है तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान मान रहे हैं हार गए हम लोग तो सामने तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता भी ये अपने बयानों के जरिए मैसेज कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई तेजस्वी से है, जनता दल यूनाइटेड से है। राजीव रंजन प्रसाद, सुन लीजिए। लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लेकिन ये एक तरफा ऐलान है। न वीआईपी की सीटों का आधिकारिक ऐलान हुआ है, न कांग्रेस ने किया। लेफ्ट की पार्टीज का तो पता ही नहीं चल रहा है। अब देखिए, ये चुनाव शुरू होने के पहले ही पराजय स्वीकार कर लेने की स्वीकारोक्ति है तेजस्वी यादव की ओर से। जिस तरह से उनका अहंकार और जो उनके बड़बोले दावे हैं, उसकी कचूमर साथी दलों ने निकाल दी है। अब उनके पास सिवाय लंबी चौड़ी बात करने के कुछ बचा नहीं है। यानी जो लड़ाई बिखरी हुई थी, आरजेडी या कहें तेजस्वी यादव ने उसे आमने सामने की लड़ाई में तब्दील कर दिया। यह वैसी ही लड़ाई है जैसी बीजेपी इससे पहले बिहार के चुनाव में किया करती थी। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ बीजेपी के विरोध करने वाले हैं। इस बार के चुनाव में एक तरफ आरजेडी है और बाकी राजनीतिक दल आरजेडी का विरोध करने वाले हैं। 2020 के चुनाव में 40,000 वोटों का अंतर था, जिस वजह से अगर वोट के लिहाज से समझे तो एनडीए जीत गया। लेकिन सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर आरजेडी जीती थी, दूसरे नंबर पर बीजेपी थी। वोट के लिहाज से पहले नंबर पर आरजेडी थी, जिसको 92 लाख वोट मिले थे, 95 लाख वोट मिले थे। 92 से 95 लाख इसी इर्द गिर्द वोट मिले थे। बीजेपी को 80, 82, 85 लाख यानी लगभग 10 लाख वोट कम थे आरजेडी की तुलना में। और अगर यह लड़ाई, पिछली बार तो महागठबंधन लड़ रहा था, इस बार आरजेडी उस मैसेज को कन्वे करना चाहता है। पार्टी सामने है, नेता सामने है। उस नेता का अपना अतीत जो है, बतौर डिप्टी सीएम कितना सफल असफल रहा, उसका परीक्षण कर लीजिए। जो ऐलान राहत और रियायत का, नौकरी से लेकर पैसे तक का है, उसका भी आकलन कर लीजिए। इस लकीर में एक जगह प्रशांत किशोर मात खा गए, जहां पर उन्होंने कहा कि शराबबंदी हटा देंगे। दरअसल शराबबंदी का लाभ पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है उसको मिलता है, यह फैक्ट है। क्योंकि जो आबकारी टैक्स है वो 10-15 हजार करोड़ रुपया, अब तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तक हो गया होगा। वो पैसा राजनीतिक झोली में चला जाता है, वह राज्य के खजाने में नहीं जाता है। लेकिन बिहार के भीतर की हकीकत यह भी है, जब शराबबंदी नहीं थी उस वक्त महिलाओं की जो स्थिति थी, और महिलाओं का वोट बैंक 2 ही वजहों से नीतीश के साथ खड़ा हुआ। पहली बार जब साइकिल बांटी गई, जिसमें लड़कियां जो कॉलेज स्कूल जा सके, और उसमें जिस तरीके से युवा लड़की एक झटके में नीतीश के साथ आई, और शराबबंदी के बाद महिलाओं ने एकजुटता के साथ जो नीतीश के पक्ष में वोट दिया, वह वोट बैंक आज भी कोई सेंध नहीं लगा पाया। तो नीतीश का वोट जब बिखरेगा तो वो कहां जाएगा? आरजेडी या तेजस्वी उस नब्ज को पकड़ना चाहते हैं कि पूरे तरीके से ये चुनाव के बीच में नीतीश कुमार नहीं है, बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा और उसके खिलाफ खड़ा महागठबंधन वह भी नहीं है।
वोट चोरी या कांग्रेस या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके जरिए जिस कास्ट सेंसर और पिछड़ा और दलित का वो जिक्र कर रहे हैं वह भी नहीं रहे। उन्हें पता है कि बिहार में लालू के लाल को लेकर जनता क्या सोचती है, लेकिन एक सच तो यह भी है कि तकरीबन 7.5 करोड़ वोटरों में से सिर्फ 1 करोड़ वोट चाहिए और सत्ता बन जाएगी। उस 1 करोड़ की वोट की गुंजाइश इस 143 सीटों के भीतर, जो अलग अलग तरीके से लगभग 42 सीटों पर परिवर्तन और चेहरे, पुराने चेहरों को क्या इस्तेमाल, नए चेहरों को किस लिए आगे, यह जो मशक्कत की गई है, यह शायद बिहार के चुनाव में पहली बार यह भी होगा जब 20 बरस नीतीश कुमार की राजनीतिक सत्ता में बीजेपी मुद्दा नहीं है, एनडीए मुद्दा नहीं है, नीतीश कुमार मुद्दा नहीं है, मुद्दा आरजेडी है, तेजस्वी यादव की राजनीति और रणनीति है। एक बार फिर दीपावली की बहुत शुभकामनाएं, ये कहते हुए रात बढ़ेगी, दियों से ज्यादा धमाकों की आवाज सुनाई देगी और राजनीतिक धमाका 143 उम्मीदवारों के जरिए बिहार की राजनीति में तेजस्वी ने जतला दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।